हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वार विलन के इस एपिसोड स्टार्टिंग वही से स्टार्ट होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तब एना सर बोल रहा होता है कि आप फाइनली सेकंड आइटम आपके सामने लाने का बारी आ चुका है। इस आइटम की खासियत बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक और डिटेल बताना चाहता हूँ। और इस आइटम को लाते लाते हमारे जूस काल के 16 लोग मर गए हैं, क्योंकि ये आइटम ऐसे वैसे आइटम नहीं बल्कि एक मिस्टिकल बीस्ट का एक कोर है। और इसका शुरुआत बोली 1,50,000 है। ये आइटम को देखने के बाद जंग थोड़ा हिल जाता है और बोलने लगता है कि इस आइटम मुझे हर हालत में चाहिए। ये सुनने के बाद ये शाओ भाई भी थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है पर तुझे इतना अर्जेंटली ये आइटम क्यों चाहिए। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है कि मेरे कैट को खिलाने के लिए। ये बोल के वहां से कूद जाता है। कूदने के बाद सीधा उस बीस के कोर के सामने आकर पहुंच जाता है। इसे देखने के बाद उसका बॉडीगार्ड वहां पर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम इस आइटम को चुराने चाहते हो। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है तुझे इतना भी ओवर एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी एक कस्टमर हूँ और एक कस्टमर होने के नाते मेरा भी एक फर्ज बन जाएगा कि मैं जो आइटम को खरीद रहा हूँ वो सच्चा आइटम हो। क्योंकि अगर तुम ही देख लो भाई एक और एक फेक आइटम है तो मेरा भी पैसा को नुकसान हो जाएगा। पर अब मैं इस आइटम को इतना करीब से देख चुका हूँ तो इसलिए इसके बारे में मुझे सब कुछ समझ आ गया। पर सारे लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस आइटम की असलियत के बारे में मेरे अलावा किसी और ने पहचाना नहीं है, क्योंकि असलियत में ये आइटम मास्टर कोर है ही नहीं है। ये सुनने के बाद वो अनासोर को आती है गुस्सा। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि तुम बच्चे का ही क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हो यहाँ पर आकर ऐसा झूठे झूठे इल्जाम लगाने की। तो इसीलिए मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम जो भी बोलो वो सारे चीजों को प्रूव नहीं करोगे तो इसके बाद तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुनने के बाद जैम बोलने लगता है नहीं नहीं, इसमें प्रूव करने की कोई भी बड़ी बात बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मास्टर कोर कैसे दिखते हैं। नॉर्मली उस जैसे लोअर ग्रेड के मास्टर कोर के अंदर व्हाइट एनर्जी भरी पड़ी होती है, इसके वजह से वो व्हाइट एनर्जी बदल के बाहर की तरफ व्हाइट रोशनी जैसे दिखने लगती है। और मैं भी ये मानता हूँ कि ये भी एग्जैक्टली वो मास्टर कोर जैसे दिख रहा है। पर जब तुम इसको गौर से देखने लगोगे तब तुम्हें समझ जाएगा कि इसके एकदम बीचों बीच छोटा सा क्रैक बना हुआ है। तो इसलिए मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ क्या पहले इस जैसे क्रैक होने वाले मास्टर कोर को पहले कभी भी देखा है क्या। ये सुनने के बाद उन्हीं बंदों में से एक बंदा बोलने लगता है हाँ मैंने पहले काफी सारे स्पिरिट कोर को देख चुका, फिर भी ये सारे स्पिरिट कोर के ऊपर एक भी क्रैक नहीं आई थी। अगर ऐसी बात है ये स्पिरिट कोर सच में नहीं होगा, पर असल में स्पिरिट कोर नहीं हो तो असल में क्या है। ये सुने बाद जैम बोलने क्या क्या तो आप सभी लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है ये असल में क्या है। ये सच में एक सरपेंट की ट्यूमर है। आप सभी को भी अच्छी तरह से पता है कि सरपेंट ट्यूमर एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं सरपेंट के अंदर की ट्यूमर के बारे में बात करें तो ये सरपेंट के अंदर की ट्यूमर थोड़ा थोड़ा करके 30 साल के बाद इतना बड़ा हो जाती है। और अगर हम इसके अंदर की व्हाइट रोशनी के बारे में बात करें तो ये 5 दिन की वजह से आ रही है रोशनी। और सारे बात सुने वजह सारे लोग पूरी तरह से भड़क जाते और चिल्लाते हैं क्या 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 सिर्फ ये सरपेंट की ट्यूमर के लिए 1,50,000 मांग रही है जूस खाल के लोग। ऐसा करते हुए ये जूस खाल के लोगों को शर्म नहीं आते। ये सुने बाद एक और बंदा बोले हाँ हमने बोल ही ना बोल के अच्छा काम किया, वरना हमारा पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। और ये सारे बात सुनने के बाद ये बुढ़ा पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस बच्चे का इस बच्चे ने फिर से यहाँ पर आकर हमारा पूरी तरह से नुकसान करवा दिया। इस बच्चे ने पहले बार बोल के 1 लाख का नुकसान करवा दिया और इसके बाद बोल के कम से कम 3 लाख का नुकसान तो करवा दिया। तो इसके बाद मैं इस बच्चे को बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। ये सोचने तुरंत बाद ये अनाउंसर बोलने लगता है कि बॉडीगार्ड तुरंत जाओ, जाने के बाद इस बच्चे को बाहर फेंके हो। ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड ठीक होकर जैंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद जैंग बोलने लगता है कि रुको रुको भाई, इतना भी जल्दी क्या है, मैं यहाँ से जाने के लिए जा सकता हूँ पर उससे पहले मुझे सरपेंट ट्यूमर भेज दो, इसके बाद मैं खुद ही यहाँ से चले जाऊंगा, क्योंकि ये चीज मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। पर ये चीज काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है तो इसलिए मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। ये सुनने बाद अनाउंसर बोलने लगता है कि नॉर्मल में इसे भेज देता आसानी से, पर तुमने यहाँ पर आकर पूरी तरह से गड़बड़ कर दी है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। तो इसलिए तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। एक बार तुम उसका कीमत चुकाओ उसके बाद मैं इसको भेजने के बारे में सोचूंगा तुम्हें। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है मुझे अच्छी तरह से पता है बुढ़ा मेरे वजह से आपको एक बड़ा नुकसान हो चुका है, तो इसलिए उस नुकसान का भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं इस नुकसान का भरपाई यूं ही नहीं करूंगा बल्कि इसके बदले मैं इस आइटम को मेरे पास ही रख लूंगा गिफ्ट समझ के। ये सुनने वाला बुढ़ा को और भी गुस्सा देते हुए चिल्लाने लगता है कि तुम उस आइटम को रख सकते हो, पर अगर तुमने सच में मेरा नुकसान का भरपाई नहीं कर पाए तो इसके बाद तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुनने बाद ठीक है बुढ़ा बोल के जैंग वहां पर नीचे पड़ा हुआ एमराल्ड स्टोन के टुकड़े को देखने लगता है। और इसे देखने पर सारे लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं और पूछने लगता है अरे बाप रे वो असल में क्या कर रहा है, वो क्या पागल हुआ है क्या। ये सुनने बाद वही बार एक और बंदा बोलने लगता है नहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदा पागल नहीं बल्कि वो सारे टुकड़े में से कुछ ना कुछ तो होगा। और तभी जैंग उस नीचे पड़ा हुआ एक टुकड़े को उठा लेता है और उठाने के बाद बोलने लगता है कि मिल गया। ये बोल के उस बुढ़ाओ से बोलने लगता है कि बुढ़ाओ तुम इस टुकड़े को देख रहे हो, यही तुम्हारा नुकसान का भरपाई करवाएगा आज। और उस टुकड़े को देखने के बाद सारे लोगों में से एक बंदा बोला होता है क्या 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 सच में वो स्पिरिट रूट हो सकता है क्या। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है एग्जैक्टली तुमने सही गेस किया। अगर किसी को स्पिरिट रूट के बारे में नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि स्पिरिट जेड कुछ ही देर के लिए काम आते हैं। एक बार उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी उसके बाद वो नॉर्मल जेड बन जाएगा। उसके बाद वो जेड तेरा पूरा जिंदगी भर कभी भी काम नहीं आएगा। पर अगर तेरे पास ये स्पिरिट रूट होता तो उसको पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि ये स्पिरिट रूट आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को और हेवन एंड अर्थ एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। और एक बार पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद उस एनर्जी को स्पिरिट जेड के अंदर भी प्रोवाइड कर सकती है। इसकी वजह से तेरे पास की वो नॉर्मल जेड एक स्पिरिचुअल जेड फिर से बन सकती है। तो इसीलिए अगर तेरे पास स्पिरिट रूट हो तो
तुम एक ही स्पिरिचुअल जेड को यूज करके पूरा जिंदगी भर कल्टिवेट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अभी स्पिरिट रूट को ऑक्शन में रख रहा हूँ। इसके शुरुआत की बोली है 3 लाख, आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। ये सुने वो सारे लोग हिल जाते और चिल्लाने लगते हैं कि मैं 4 लाख देने के लिए तैयार हूं। और कोई बंदा 4,20,000 बोलता है, ऐसे ही बोली बढ़ते जा रहे होते। इसके बाद जैंग बुढ़ाऊ तरफ देखते हो बोलो होते बुढ़ाऊ ऐसे ही ऑक्शन हॉल के अंदर अनाउंसमेंट किया जाता है। तो इसीलिए बुढ़ाऊ तुम भी अच्छी तरह से देख सकते हो। अब मैं तेरा नुकसान का भरपाई कर सकता हूँ अच्छी तरह से। तो इसीलिए मेरे से माफी मांगा और मुझे सीनियर बुला, उसके साथ साथ वो ट्यूमर भी मुझे दे। अभी ये सारे स्पिरिट रूट के पैसे तुम्हारे होंगे, वरना ये सारे पैसे मेरे होंगे। और ये सारे कंडीशन सुनने के बाद बुढ़ाऊ को भी मनी मन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर भी अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करके उस ट्यूमर को लेता हो। लेने के बाद जैंग के पास जाकर उस ट्यूमर को देने वाला होता, तभी पीछे से एक आवाज आने लगती है और आवाज बोलने लगती है कि रुको। और वो बोलने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि यही औरत होते हैं और यही जूशंग हॉल का लीडर भी होते हैं और इसका नाम फेफे होता है। पहले मेरे से ये गलती हो गई थी और वो गलती है कि मैं किसी एक बंदे को उस ऑक्शन हॉल का ओनर बोला, पर वो ओनर नहीं बल्कि इस ऑक्शन हॉल का एक एल्डर है। और तभी ये फेफे बोलने लगते हैं तुम बुड्ढे साले, तुम हमारा ऑक्शन हॉल के अंदर 37 ईयर से काम कर रहे हो, फिर भी तुम आइटम्स की असलियत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है क्या। और अब देखो तेरे वजह से हमारा ऑक्शन हॉल का पूरा इज्जत मिट्टी में मिल गया। तो इसलिए मैं तुम्हारा 1 साल की सैलरी का पूरी तरह से कट कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई शिकायत है? ये सुने वाला बुढ़ा कहने लगता है नहीं मैडम, आप जैसे कह रहे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। ये सुने तुरंत बाद ये फेफे उसके हाथ में वो ट्यूमर को लेते हुए जैंग को देते हुए बोले हुए थे कि छोटे भाई तुम्हारे पास काफी अच्छा नॉलेज है, तो इसलिए तुम क्यों ना अगर हमारे जूशंग हॉल के अंदर ही काम करो। उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छा घर भी गिफ्ट दूंगा, उसके साथ काफी सारे पैसे भी दूंगा। और मैं लिख के बोल सकती हूँ कि अगर तुम ये ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो तेरा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है कि इतना खूबसूरत औरत इतना खूबसूरत ऑफर को दे रहे हैं मुझे, ये रिजेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी मैं रिजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोल के उसके हाथ में वो ट्यूमर को छीन लेता हूँ। छीने के बाद बोलने लगता है कि मैं भी लिख के बोल सकता हूँ ये ऑफर के बिना भी मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाले है। ये सुनने बाद फेफे बोलने लगता है मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि हर बंदे के पास अपनी खुद की ड्रीम्स है, तो इसीलिए जब तुम आगे जाकर अपना माइंड चेंज करोगे तो इसके बाद मेरे पास आ सकते हो तुम। तब जैंग बोलने लगता है कि बुढ़ाओ क्या तुम सच में कुछ बोल रहे हो, क्योंकि हमारा डील अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये सुनने बाद बुढ़ाओ काफी गुस्से से ना चाहकर भी बोलने लगता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दो, वहां पर गलती मेरी थी। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है बुढ़ाओ तेरे अपॉलॉजी में मुझे कोई भी सच्चाई नहीं दिखाई दी, फिर भी मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूँ। ये बोले तुरंत बाद जैंग उस ट्यूमर का अपने पास रखकर फिर से शाहबाग के बाजू में आकर बैठ जाता है और तभी हमारे एपिसोड ए पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।